नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्धा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने चित्तौड़गढ़ जिले तक के जो भी दुर्ग है उनको पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। चित्तौड़गढ़ को दो भागों में तोड़ने वाला एक जिला है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में हम हाड़ौती क्षेत्र में चले जाएंगे, मतलब झालावाड़ वगैरह में। तो आज अभी हम भीलवाड़ा और झालावाड़ के दुर्ग पढ़ने वाले। तो भीलवाड़ा के अंदर जो दुर्ग है उसको हम पढ़ते हैं, जुड़ने का प्रयास करें। तो भीलवाड़ा के अंदर एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, इसको हम पढ़ेंगे आज, मांडलगढ़ दुर्ग को। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, कोई भी दुर्ग होता है उसका हम अन्य नाम पहले पढ़ते हैं। तो मांडलगढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं अन्य नाम, तो आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं मेवाड़ का प्रवेश द्वार। मेवाड़ का प्रवेश द्वार, मेवाड़ का प्रवेश द्वार, आराम से याद रह जाएगा। तो मांडलगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ का प्रवेश द्वार। फिर हम देखते हैं ये मांडलगढ़ दुर्ग है, ये कौन से स्थान पर पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जगह है मांडलगढ़ खुद, मांडलगढ़। और ये जो मांडलगढ़ जगह है ये कहाँ पड़ती है, ये जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर, वही भीलवाड़ा जिसे वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। और ये जो मांडलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया, किसने और किसके नाम से करवाया? निर्माण किसने और किसके नाम से, किसके नाम से? तो इसका निर्माण है वो किसने करवाया और किसके नाम से करवाया? तो बात करते हैं, इसका जो निर्माण है वो चानना गुर्जर ने करवाया। तो रोशनी है चानना गुर्जर, चानना गुर्जर ने। और चानना गुर्जर ने ये किसके नाम से करवाया है, बनवाया है? तो मांडिया नामक भील, मांडिया नामक भील या मांडिया भील के नाम पर, मांडिया भील के नाम से, है ना। तो मांडिया भील चानना गुर्जर का कोई दोस्त था, और ऐसा मान लें आप। तो चानना गुर्जर ने बनाया, मांडिया भील के नाम से एक दुर्ग बना दिया जिसका नाम क्या है, मांडलगढ़ दुर्ग। अब निर्माण के बाद में वही चीज हम देखते हैं, श्रेणी। तो ये दुर्ग कौन सी श्रेणी का है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा में जगह है मांडलगढ़, वहां पे, और किस श्रेणी का है? तो ये एक तो गिरि दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ, इसलिए कैसा हो जाएगा, गिरि दुर्ग। इसके अलावा ये उदक दुर्ग है या जल दुर्ग है, उदक ओब्लिक जल दुर्ग। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, नदियों का पानी इसके चारों तरफ है। तो बात कर लेते हैं, तो श्रेणी हो गई। तो गिरि दुर्ग है, तो अब देख लेते हैं पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पर है। तो उस पहाड़ी का नाम है बीजासण पहाड़ी। जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम क्या हो जाएगा, बीजासण पहाड़ी, बीजासण पहाड़ी। तो इस बीजासण पहाड़ी पर बना हुआ है एक दुर्ग है जिसका नाम है मांडलगढ़। अब आपको पता होना चाहिए नदियां, कौन सी नदियां हैं जिनके संगम पर या जिनके पास में ये दुर्ग बना हुआ है मांडलगढ़ दुर्ग। तो नदियों में अगर बात करें तो आपको पता होगा बनास, बेड़च व मैनाल। बनास, बेड़च व मैनाल, बनास, बेड़च व मैनाल, बनास, बेड़च व मैनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर, नदियों के त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी संगम पर, संगम पर। आप जानते हो इनका जो त्रिवेणी संगम होता है वो कहाँ होता है, बिंगोद में। बिंगोद जगह भी कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा में। तो ये भीलवाड़ा में ही है मांडलगढ़ दुर्ग। तो आपको आराम से पता चल रहा होगा। देखो अभी जो भी हमने इस दुर्ग की बात की है, मांडलगढ़ दुर्ग की, तो आप आराम से देखने का प्रयास करें। इसमें जो भी देखा हमने, अन्य नाम मेवाड़ का प्रवेश द्वार, ये पूछा जा सकता है। मेवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, मांडलगढ़ दुर्ग को। कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। निर्माण किसने करवाया, चांदना गुर्जर ने। किसके नाम से करवाया, मांडिया भील के नाम से।
तो मांड्या भील के नाम से एक दुर्ग बना दिया जिसका नाम क्या है, मांडलगढ़। किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरी दुर्ग है तो बीजासन पहाड़ी पे। ओदक या जल दुर्ग है तो बनास, बेड़च व मैनाल तीन नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। आराम से याद रह जाएगा। अब हम बात करें इसकी जो ये जो मांडलगढ़ दुर्ग है इसकी आकृति कैसी है। मांडलगढ़ दुर्ग की आकृति, मांडलगढ़ दुर्ग की आकृति। तो ये जो मांडलगढ़ दुर्ग है इसकी जो आकृति है वो कैसी है? मंडलाकृति। बात करते हैं इसकी आकृति कैसी, तो आप बताओगे मंडलाकृति की। मंडलाकृति। सर ये मंडलाकृति क्या होती है? तो इसको ही आप बता सकते हो कटोरे नुमा। कटोरे नुमा, कटोरे नुमा। मंडलाकृति का या कटोरे नुमा जो दुर्ग है वो कौन सा है? तो मांडलगढ़ दुर्ग है। और ये हकीकत में मंडलाकृति का दुर्ग है। तो इसकी हमें जानकारी किससे मिलती है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें लिखा हुआ है कि मांडलगढ़ दुर्ग है वो मंडलाकृति का दुर्ग है? तो वो है श्रृंगी ऋषि का, श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। तो ये जो श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है इसके अनुसार हमें पता चलता है, श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से हमें पता चलता है कि मांडलगढ़ दुर्ग है वो मंडलाकृति का या कटोरे नुमा होने के कारण ही यह दुर्ग क्या कहलाया? मांडलगढ़। तो आकृति कैसी हो जाएगी? मंडलाकृति या कटोरे नुमा, जिसकी हमें जानकारी किससे मिलती है? श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से। इसमें लिखा हुआ है कि ये दुर्ग मंडलाकृति का होने के कारण ही मांडलगढ़ कहलाया। तो ये हो गई आकृति। अब हम बात करें तो इसमें कोई खास प्रवेश द्वार है नहीं, नहीं तो हम इसमें कोई प्रवेश द्वार लिखते, विशेष कोई इसकी जानकारी नहीं मिलती प्रवेश द्वार की। अब हम बात करते हैं इसमें मंदिर। तो मांडलगढ़ दुर्ग है इसमें मंदिर कौन से हैं? तो देखो एक तो है उंडेश्वर मंदिर, उंडेश्वर मंदिर, उंडेश्वर मंदिर, उंडेश्वर मंदिर। ठीक। इसके अलावा इसमें और मंदिर कौन सा है? तो चार भुजा नाथ का मंदिर, 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 उंडेश्वर मंदिर, चार भुजा नाथ का मंदिर। और यहाँ पे मंदिर कौन सा है? तो ऋषभ देव का जैन मंदिर, ऋषभ देव का जैन मंदिर, ऋषभ देव का जैन मंदिर, जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर है, ऋषभ देव का जैन मंदिर। ये इसमें तीन मंदिर हैं, ज्यादा इतने खास नहीं है, फिर भी याद रख लें। मुंडेश्वर मंदिर, चार भुजानाथ का मंदिर और ऋषभ देव का जैन मंदिर। तो ये जो उंडेश्वर मंदिर है यहाँ पे मच्छेंद्र नाथ नामक योगी रहते थे, मच्छेंद्र नाथ रहते थे। इसी उंडेश्वर मंदिर के अंदर, उंडेश्वर महादेव मंदिर भी कह सकते हो, मच्छेंद्र नाथ रहते थे, रहते थे। तो ये जो उंडेश्वर मंदिर है इसी में मच्छेंद्र नाथ नामक जो नाथ संप्रदाय के योगी थे वो रहते थे। तो ये मंदिर हो गया। मंदिर के अलावा बात करूं तो इसी मांडलगढ़ के अंदर हम देखते हैं मस्जिद। मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर जो मस्जिद है वो कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मस्जिद है उसका नाम है मदीना मस्जिद। जैसे मक्का और मदीना नाम है वैसे ही मदीना मस्जिद। तो इस दुर्ग के अंदर मदीना मस्जिद है। इसके अलावा बात करें तो हम बात कर लेते हैं इस मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर जलाशय। जलाशय कौन से जलाशय हैं? मांडलगढ़ दुर्ग में जो जलाशय हैं उन्हीं की बात करते हैं, तो देखने का प्रयास करें। एक तो है सागर तालाब जलाशयों में, एक तो है सागर तालाब, सागर तालाब नाम है उसका, सागर है तालाब, सागर तालाब। इसके अलावा है सागरी तालाब। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं वह कौन सा दुर्ग है जिसमें सागर व सागरी तालाब है? सागर, सागर की लुगाई सागरी, तो देखो एक हो जाएगा सागरी तालाब, सागरी तालाब, सागर तालाब, सागरी तालाब। और यहाँ पे कौन सा है? तो तालाब में बात करूं तो एक है जालेश्वर तालाब, जालेश्वर तालाब, जालेश्वर तालाब, जालेश्वर तालाब, जालेश्वर तालाब। और यही बात करते हैं तो देखो जालेश्वर तालाब। और यहाँ पे कौन सा तालाब है तो बात करते हैं, देखो यहाँ पे है देव सागर तालाब, देव सागर तालाब, देव सागर तालाब। ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना, सागर, सागर की लुगाई सागरी। इसके अलावा जालेश्वर नाथ संप्रदाय
के योगी थे। और आपको पता होगा जालंधरनाथ, उन्हीं के नाम पे जालोर बना हुआ है, जाल के वृक्ष होते हैं। तो जालेश्वर तालाब और देवसागर तालाब, ये तालाब हो जाएंगे सागर, सागरी, जालेश्वर, देवसागर, सागर, सागरी, जालेश्वर, देवसागर, ये इसके अंदर जलाशय हो जाएंगे। और जलाशयों के अलावा मैं बात करूं, ये जो मांडलगढ़ है इसकी विशेषता देख लेते हैं। इस मांडलगढ़ दुर्ग की विशेषता, मांडलगढ़ दुर्ग की विशेषता, तो बात करते हैं अभी विशेषता की। मांडलगढ़ दुर्ग की क्या क्या खास बात है, तो बात करते हैं। देखो विशेषता, एक तो आपको पता होना चाहिए, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध, मुगल बादशाह अकबर है, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध विरुद्ध अभियानों की शुरुआत, अभियानों की शुरुआत, अकबर ने जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियानों की जो शुरुआत की है, अभियानों की शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत इसी दुर्ग से की, क्योंकि यह मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो शुरुआत, शुरुआत मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाने वाले, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाने वाले, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाने वाले, कहलाने वाले मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग से की थी, मांडलगढ़ दुर्ग से की थी, से की थी। तो आपको पता होना चाहिए अकबर ने जो महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अभियान चलाए थे उसकी शुरुआत ही इस मांडलगढ़ दुर्ग से की है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछ ले मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अभियान चलाए थे वो सबसे पहले किस दुर्ग पर कब्जा करके और उसने शुरुआत की थी, तो अकबर ने मांडलगढ़ दुर्ग पे सबसे पहले कब्जा किया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो हल्दी घाटी युद्ध, आपको पता है 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी युद्ध, जो कब हुआ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18 जून 1576, 18 जून 1576। तो हल्दी घाटी युद्ध से पहले मानसिंह कछावा ने, हल्दी घाटी युद्ध से पहले मानसिंह कछावा ने, मानसिंह कछावा जो अकबर का मुख्य सेनापति था, मानसिंह कछावा ने, मानसिंह कछावा ने, देखो थोड़ा सा, मानसिंह कछावा ने, मानसिंह कछावा ने, कछावा ने 2 माह तक इसी किले में रहकर, इसी दुर्ग में रहकर, इसी दुर्ग में रहकर, इसी दुर्ग में रहकर, रहकर शाही सेना यानी कि मुगल सेना, शाही सेना पब्लिक मुगल सेना, मुगल सेना को, मुगल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, मुगल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, युद्ध के लिए तैयार किया, तैयार किया। ये जो लाइन है मैं वापिस शॉर्ट में बोल दूंगा, अभी चिंता मत करें, तैयार किया। और बाकी तो क्या, एक चीज और लिख देता हूं, यह स्थान या यह दुर्ग, यह स्थान जिस जगह पे दुर्ग बना हुआ है यह स्थान सिद्ध योगियों, जितने भी सिद्ध योगी थे, सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा, सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा, प्रसिद्ध केंद्र रहा, केंद्र रहा। तो कौन सा ऐसा दुर्ग था जो सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा, वो कौन सा हो जाएगा, मांडलगढ़। देखो भैया अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अभियान शुरू किए थे मांडलगढ़ दुर्ग से किए थे, और जब अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के लिए मानसिंह के नेतृत्व में जो शाही सेना भेजी थी, तो शाही सेना को पूरा लड़ने के लिए जो तैयार किया गया था वो मांडलगढ़ दुर्ग में ही किया गया था। मानसिंह ने कुल मिला के यहाँ पे सेना जुटाई थी, और इसके अलावा ये सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है।
ये मांडलगढ़ दुर्ग की हमने कुछ बातें कर ली थी, आपको आराम से दिमाग में रह जाएगा। वापस देखो मांडलगढ़ दुर्ग। अन्य नाम क्या है? मेवाड़ का प्रवेश द्वार। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। और निर्माण किसने करवाया? चांदना गुर्जर ने। किसके नाम से? मांड्या भील के नाम से। किस श्रेणी का है? गिरि दुर्ग या ओदक दुर्ग? गिरि दुर्ग भी है और ओदक दुर्ग भी है। गिरि दुर्ग है तो बैजैसण पहाड़ी है, ओदक दुर्ग है तो बनास बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम है। और इसके अलावा आकृति कैसी है? मंडलाकृति यानी कि कटोरे नुमा। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कटोरे नुमा कौन सा दुर्ग है? तो आप आराम से बता सकते हो वो कौन सा हो जाएगा? मांडलगढ़ दुर्ग। सूप या छाजले की आकृति का किला कौन सा है? दौसा का किला। वो हम आगे पढ़ेंगे। सूप या छाजला अनाज साफ करने वाला होता है वो। और कटोरे नुमा दुर्ग कौन सा है या मंडलाकृति का दुर्ग कौन सा है? वो है मांडलगढ़। इसकी हमें जानकारी कौन देता है कि ये मंडलाकृति का है? तो वो सरंगी ऋषि का शिलालेख देता है। मंदिर ओंडेश्वर मंदिर, चार भुजानाथ का मंदिर, ऋषभ देव का मंदिर। मस्जिद कौन सी है? मदीना मस्जिद। और जलाशय है सागर, सागरी, जालेश्वर और देव सागर। सागर, सागरी, जालेश्वर, देव सागर। और विशेषता दो तीन हमने अभी देख ली। तो ये अभी हमने एक दुर्ग पढ़ा है जिसका नाम क्या है? मांडलगढ़ दुर्ग। तो भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा से आगे चले, देखो हम क्रम से जिले वाइज दुर्ग पढ़ते चल रहे हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो अगला जो जिला है वो है झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र में आ चुके हैं। और झालावाड़ में जो दुर्ग है उसकी हम बात करते हैं। और वो दुर्ग कौन सा है? तो उसका नाम है घाघरोन दुर्ग। अभी हम अब जो नया दुर्ग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग। तो इसी घाघरोन दुर्ग की हम चर्चा करते हैं, तो देखने का प्रयास करें। वही सबसे पहले तो हमारा एक ही पैटर्न रहेगा। घाघरोन दुर्ग है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले अन्य नाम। घाघरोन दुर्ग को और क्या क्या कहते हैं? तो आप भली भांति जानते हैं घाघरोन दुर्ग के मैं नाम काफी काफी बार बीच में ले चुका हूँ, काफी बार बोल चुका हूँ। तो घाघरोन दुर्ग को कहते हैं डोडगढ़। डोडगढ़, डोडगढ़। और क्या कहते हैं? धुलरगढ़। धुलरगढ़, डोडगढ़, धुलरगढ़। और क्या कहते हैं? सोमल जी का धोरा। सोमल जी का धोरा। अब नाम आ गया सोमल जी का धोरा, तो आपको पता होना चाहिए आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा बाड़मेर में जगह आपको पता होगा। आलम जी का धोरा। ये जो आलम जी का धोरा है ये जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है बाड़मेर में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये घोड़ों की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है बाड़मेर। और ये आलम जी का धोरा क्यों प्रसिद्ध है? तो आप आराम से बता सकते हो, घोड़ों की प्रजनन स्थली के रूप में। घोड़ों की प्रजनन स्थली। प्रजनन स्थली। तो आपसे पूछ ले राजस्थान में घोड़ों की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध कौन सी जगह है? तो वो है आलम जी का धोरा। देखो भाई घाघरा है, लुगाएं जो भी घाघरा डोट से पहनती है ना, डोट से पहने हुए घाघरे में धूल है। क्योंकि घर पे मांगी लाल जी आएंगे तो देवी लाल जी 9 2 11 हो जाएंगे। तो दिमाग में रखो डोडगढ़, धुल्लरगढ़, सोमल जी का धोरा। और इसी घाघरों दुर्ग का और नाम क्या है? तो इसका नाम है मुस्तफाबाद। 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 तो ये दिमाग में रखना। ये जो मुस्तफाबाद है ये इसका नाम किसने रखा था? तो ये नाम रखा था महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने। आगे हम चर्चा करेंगे ये कौन है महमूद खिलजी। मालवा का शासक था, आपको पता होगा महमूद खिलजी। ठीक है, फर्स्ट ही है, सेकंड नहीं लगा रहा तब तक। तो देखो अभी घाघरों दुर्ग के नाम देखो, एक तो हो गया डोडगढ़, एक हो गया धूलरगढ़, एक हो गया सोमल जी का धोरा, ये बीच में नोट आ गया, और एक हो गया मुस्तफाबाद। और बात करते हैं इस घाघरों दुर्ग के क्या क्या नाम है। तो इसका नाम एक तो है शाहगढ़। घाघरों दुर्ग को ही कहते हैं शाहगढ़। और बात करूं इस घाघरों दुर्ग को तो इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गीतकगढ़। गीतकगढ़, शाहगढ़ और गीतकगढ़, ये सब के सब घाघरों दुर्ग के क्या हो जाएंगे? नाम। तो ये जो घाघरों दुर्ग है इसी की कुछ बात करते हैं। तो आपको पता होगा अन्य नाम के बाद में हम क्या देखते हैं? तो वो चीज हम देखते हैं स्थान। तो अभी बात करते हैं घाघरों दुर्ग अन्य नाम हो गया। अन्य नाम के बाद में अब हम देखने वाले हैं ये जो घाघरों दुर्ग है ये कौन सी जगह पर पड़ता है? तो आप आराम से बता सकते हो घाघरों दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। तो बात करते हैं ये जो घाघरों दुर्ग है कहाँ पे होगा? घाघरों दुर्ग है झालावाड़ में। झालावाड़, झालावाड़ जिला है, वहीं पे घाघरों दुर्ग। फिर बात करें ये जो घाघरों दुर्ग है इसका निर्माण। निर्माण, तो इसके निर्माण के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे मैं बात कर दूं, देखो कुछ तो बताते हैं परमार वंश के राजा। परमार वंश के राजा। परमार वंश के राजाओं ने। परमार वंश के राजाओं ने। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका निर्माण करवाया परमार वंश के राजाओं ने। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसका जो निर्माण करवाया वो करवाया देवी सिंह खिंची ने, जो खिंची चौहान थे। तो मैं दोनों ही बात लिख दूं।
देवी सिंह खिंची, देवी सिंह खिंची ने, देवी सिंह खिंची। ये खिंची कौन थे? तो ये चौहान थे। तो दोनों बातें याद रखना, देवी सिंह खिंची ने निर्माण करवाया, दोनों एक साथ नहीं होगा, या फिर परमार वंश के राजाओं ने। तो इसका निर्माण हो गया, निर्माण हो गया तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए ये जो दुर्ग है ये किस श्रेणी का दुर्ग है। तो घाघरोन दुर्ग की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो आप आराम से बता सकते हो, ये है ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग, ओदक ओब्लिक जल दुर्ग। तो आप समझ रहे होंगे ओदक या जल दुर्ग का मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर नदियों का पानी हो। तो अब अपने आप ही अगला पॉइंट निकल जाता है, नदियां। कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है, घाघरोन दुर्ग? तो आपको पता होना चाहिए, गागरे पे क्या शुकार है? आका। तो आ से क्या हो जाएगी? आहू, और का से कौन सी हो जाएगी? काली सिंध। आहू प्लस काली सिंध। आहू और काली सिंध जो नदियां हैं, आहू और काली सिंध नदियां, अब मैं बार बार नदियां नहीं लिख रहा, तो इन्हीं के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है? घाघरोन दुर्ग। अब ये जो आहू और काली सिंध जो दोनों नदियां हैं, है ना, तो इनका जो मिलन स्थान है दोनों नदियों का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज। ये जो दोनों नदियां हैं इनका जो मिलन स्थान है, मिलन स्थान कभी आपसे पूछ ले तो इन दोनों नदियों का जो मिलन स्थान है, आप समझ गए होंगे, आहू और काली सिंध नदियां हैं, और आहू और काली सिंध नदियां, एक नोट ही लिख देता हूँ, आहू और काली सिंध नदियां। और मैं बात करता हूँ इन दोनों नदियों का मिलन स्थान, ये नोट में लिख देता हूँ। देखो, इन दोनों नदियों का, दोनों नदियों का, इन दोनों नदियों का, आपके दिक्कत नहीं हो इसीलिए मैंने ये पूरा वापस नोट के रूप में लिख रहा हूँ। इन दोनों नदियों का मिलन स्थान, मिलन स्थान, जहां दोनों नदियां मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को कहते हैं सामेल जी, सामेल जी। वो स्थान क्या कहलाता है? सामेल जी। तो आहू और काली सिंध दोनों नदियों का जो मिलन स्थान है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामेल जी। और आहू और काली सिंध नदियां हैं, उन्हीं के संगम पर आपको पता होगा जो दुर्ग है उसका नाम क्या है? घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग को और क्या कहते हैं? डोडगढ़, धूलरगढ़, सोमल जी का दोहरा और मुस्तफाबाद। अब मैं बात करता हूँ प्रवेश द्वार, एंट्री करते हैं इस दुर्ग में, प्रवेश द्वार। घाघरोन दुर्ग की बात कर रहे हैं, इस प्रवेश द्वार की बात करता हूँ। तो देखो इसके जो भी प्रवेश द्वार हैं घाघरोन दुर्ग में, एक तो है सूरज पोड़, एक है भैरव पोड़, सूरज पोड़, और है भैरव पोड़, भैरव पोड़, सूरज पोड़, भैरव पोड़ और गणेश पोड़, गणेश पोड़। तो ये इसके 3 दरवाजे हो जाएंगे, सूरज पोड़, भैरव पोड़ और गणेश पोड़। तो जैसे ही हम इसमें एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही हम क्या देखेंगे? मंदिर। तो ये जो घाघरोन दुर्ग है इसमें मंदिर कौन सा है? तो इसमें जो मंदिर है उसका नाम है मधुसूदन जी का मंदिर, मधुसूदन जी का मंदिर, मधुसूदन जी का मंदिर। और ये जो मधुसूदन जी का मंदिर है इसका निर्माण भी किसने करवाया? हालांकि इतना नहीं पूछेंगे फिर भी मैं बात कर दूं, इसका निर्माण करवाया था राव दुर्जन साल ने, राव दुर्जन साल ने, दुर्जन साल ने, राव दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर एक ही याद रख लें बस, घाघरोन दुर्ग में मधुसूदन जी का मंदिर। तो अभी देखो सारी चीजें श्रेणी है तो अपने आप ही नदियां हैं, क्योंकि देखो ओदक दुर्ग है या जल दुर्ग है, अगर ये गिरी दुर्ग होता तो हम पहाड़ी लेते, ओदक या जल दुर्ग है तो अपने आप ही नदियां हो गई। फिर प्रवेश द्वार, प्रवेश करते ही हम क्या देखते हैं? मंदिर। मंदिर के बाद में हम देखेंगे दरगाह, जो भी पवित्र चीज है क्योंकि मंदिर की तरह ही है, तो आपको पता होना चाहिए। मुझे ऐसा बताओ इसके अंदर जो दरगाह है उसको याद रखने के लिए मैं बता दूं आपको, याद कैसे रखोगे सुन लो। कोई भी आदमी मीठा होता है, गे टाइप का आदमी होता है, वो क्या पहनता है? घाघरा। तो आपको पता होना चाहिए ये जो घाघरोन दुर्ग है, घाघरोन दुर्ग, इसी के अंदर जो दरगाह है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मीठे शाह की दरगाह। तो दरगाह की बात करता हूँ, इस घाघरोन दुर्ग के अंदर दरगाह है उसका नाम है मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह। जो आदमी मीठा है वो घाघरा पहनेगा, ऐसे दिमाग में रख ले। तो दरगाह कौन सी हो जाएगी? मीठे शाह की दरगाह। दरगाह के अलावा मैं बात करता हूँ महल। भाई मंदिर और दरगाह पवित्र चीजें हो गई, अब देख लेते हैं महल। तो इसमें महल कौन सा हो जाएगा? उसका नाम है घाघरोनी महल, घाघरोनी महल।
घाघरोन दुर्ग में जो महल है उसका नाम क्या है? घाघरोनी महल। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ इसी घाघरोन दुर्ग की, तो एक आध पॉइंट और लिखते हैं। तो देखो घाघरोन दुर्ग, इसके अंदर बुर्ज कौन से हैं? घाघरोन दुर्ग में जो बुर्ज हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। बुर्ज, बुर्ज। तो घाघरोन दुर्ग में जो बुर्ज हैं उनके नाम थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो इसमें एक तो है राम बुर्ज और एक है ध्वज बुर्ज। राम बुर्ज और एक है ध्वज बुर्ज। राम बुर्ज और एक हो जाएगा ध्वज बुर्ज। राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज, ये दो बुर्ज हैं इसके अंदर। बुर्ज आप जानते हो ना, जो दुर्ग बना हुआ होता है उसके चारों तरफ जो दीवार होती है, उस दीवार में जो राउंडिंग दे दी जाती है उसे क्या कहते हैं? बुर्ज। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है वो कौन सा है? जैसलमेर का किला सोनारगढ़ दुर्ग, 99 बुर्जों वाला किला है। खैर जो भी हो, दिमाग में रखना। वापिस चर्चा कर लेते हैं। देखो घाघरोन दुर्ग, औरतें क्या पहनती है? घाघरा। ज्यादातर औरतें घाघरा डोट से पहनती है, जैसे दिवरानी के तूतू तारा, जिटानी के वेलवेट, जिटानी के कोरोना बेस तो दिवरानी के मोदी बेस, और दिवरानी के मोदी बेस तो जिठानी के बिंद बिड़कना बेस। ये जो बोल रहा हूं ना, ये कपड़ों के नाम है, औरतों से पूछना आप। तो ऐसे ही लुगाई डोड से घाघरे तुम ले लेती है नए नए, लेकिन जब उसके पति से पैसे मांगने के लिए मांगीलाल जी घर पे आते हैं तो पति देव 9 2 11 हो जाते हैं, देवीलाल जी कहीं भाग जाते हैं। तो देखो डोड से घाघरे नहीं पहनने चाहिए, डोड से कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो डोड से पहने हुए घाघरे में धूल है, डोड से पहने हुए घाघरे में धूल है। तो डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का धोरा और मुस्तफाबाद, ये तो मैं रोज नाम बोलता ही रहता हूँ जगह जगह। एक नाम है शाहगढ़ और एक नाम है गीतकगढ़। घाघरों दुर्ग है कहाँ? झालावाड़ में। वैसे याद रख लो, झालावाड़ ये क्षेत्र किसका है? वसुंधरा मैडम का। और वसुंधरा मैडम क्या पहनती है? घाघरो। तो दिमाग में रख लें, झालावाड़ में घाघरों दुर्ग। निर्माण परमार वंश के राजाओं ने करवाया था, कुछ इतिहासकार बताते, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि देवी सिंह खींची था, चौहान वंश का एक राजा था, उसने करवाया था। तो जो भी हो, ऐसे याद रख लो, घाघरा कौन पहनेगी? देवी, 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 तो देवी सिंह खींची। या याद रख लो, देवी का घाघरा खींची, तो देवी का घाघरा खींची, तो देवी सिंह खींची ने घाघरों दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके अलावा किस श्रेणी का है? ओदक दुर्ग है या जल दुर्ग है? तो ओदक या जल दुर्ग है तो नदियां भी होगी। घाघरे पे क्या सुखा रखा है? आका। आ से अहुर, का से काली सिंध, आहू और काली सिंध। प्रवेश द्वार सूरज पोल, भैरव पोल, गणेश पोल। मंदिर हो जाएगा मधुसूदन जी का मंदिर। दरगाह मीठे शाह की दरगाह। महल कौन सा हो जाएगा? घाघरोनी महल। और बुर्ज कौन से हो जाएंगे? राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज। अब इसी घाघरोन दुर्ग में दो शाखे हुए थे, तो मैं उन शाखों की बात कर लेता हूँ, तो देखने का प्रयास करें। ये जो घाघरोन दुर्ग पड़ रहे, इसी के अंदर जो शाखे हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो घाघरोन दुर्ग में शाखे, तो इस घाघरोन दुर्ग में शाखे कितने हुए हैं? तो आप आराम से बता सकते हो, इस घाघरोन दुर्ग में शाखे हुए हैं दो। कितने शाखे हुए हैं? दो। तो अब बात कर लेते हैं कब कब हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी घाघरोन दुर्ग में जो पहला शाखा हुआ है, तो उसकी बात करते हैं। देखो भैया, घाघरोन दुर्ग में जो शाखा हुआ है उसी की बात करते हैं। तो घाघरोन दुर्ग में देखो प्रथम शाखा, प्रथम शाखा। तो घाघरोन दुर्ग में जो प्रथम शाखा हुआ वो कब हुआ, उस टाइम में राजा कौन था, सारी बात करेंगे, चिंता मत करें। देखो प्रथम शाखा, आपको जब भी शाखा हो तो एक तो दिमाग में रखो कब हुआ। एक उस टाइम में शासक कौन है, शासक, ठीक है। एक उस टाइम में तुम्हें ये पता होना चाहिए आक्रमण किसने किया है, आक्रमण, ठीक है भाई। कोई आक्रमण करेगा विरोधी तभी तो शाखा होगा। और एक यदि तुम्हें पता चलता है कि उस टाइम में केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, केसरिया, और केसरिया वाला याद रह जाए तो तुम्हें एक चीज और दिमाग में रखनी है, जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, जौहर। तो हम इसी घाघरों दुर्ग के पहले साके की मैं बात करूं, तो पहला साका कब हो रहा है? 1423 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में। उस टाइम में यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या था? अचल दास खिंची, अचल दास खिंची। तो घाघरों दुर्ग का खिंची वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या था? अचल दास खिंची। इस टाइम में जो आक्रमण हुआ था, वो आक्रमण किसका हुआ था? तो वो हुआ था मांडू के सुल्तान, मांडू मतलब मालवा, एमपी लिख देता हूं मैं, मांडू के सुल्तान, मांडू के सुल्तान होशंग शाह का, सुल्तान होशंग शाह, होशंग शाह। मांडू का एक सुल्तान है जिसका नाम है होशंग शाह, या इसी को कहते हैं अल्प खां, होशंग शाह या अल्प खां, ठीक है। होशंग शाह का आक्रमण हुआ था। तो ये मांडू या मालवा का सुल्तान है जिसका नाम क्या है? होशंग शाह।
और इस टाइम में जो केसरिया किया वो किसके नेतृत्व में किया मोटियारों ने, तो वो आप बता सकते हो अचलदास खिंची के नेतृत्व में, अचलदास खिंची के नेतृत्व में। तो पुरुषों ने क्या कर लिया है, केसरिया। अब केसरिया तो आप जानते हो ना, केसरिया क्या होता है, मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा। तो आप जानते हो जब विरोधी सेना से चारों तरफ से दुर्ग घिर जाए और उन्हें ऐसा लगे कि अब तो हमें मतलब चारों तरफ से हम गिर चुके हैं ना, मरना निश्चित है, तो वो केसरिया कपड़ा पहन के और केसरिया साफे को मतलब माथे पे धारण करके और विरोधी सेना पे टूट पड़ते हैं, करो या मरो की स्थिति में आ जाते हैं। मरते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं लड़ते लड़ते, लेकिन सामने वाली सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इसे कहते हैं केसरिया करना। जब पुरुष केसरिया करते हैं तो पीछे महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि या जल में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देती है, उसे क्या कहते हैं, जौहर करना। तो अचलदास खिंची की पत्नी थी जिसका नाम था लाला मेवाड़ी। तो ये जो पहला साका हो रहा है, तो ये इसमें जौहर हो रहा है वो किसके नेतृत्व में हो रहा है, तो आपको याद रखना है लाला मेवाड़ी, लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में। ये अचलदास खिंची की पत्नी थी लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में। तो लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया है, जौहर। तो आपको आराम से याद रह जाएगा लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में। तो ये घाघरों दुर्ग का पहला साका हो गया। और ये जो घाघरों दुर्ग का पहला साका हुआ, इसकी एक चीज और लिखा दूं, इस घाघरों दुर्ग के पहले साके की हमें जानकारी किससे मिलती है, तो आप आराम से बता सकते हो। उस किताब का नाम है अचलदास खिंचीरी वजनिका। किताब का नाम है अचलदास खिंचीरी वजनिका, अचलदास खिंचीरी वजनिका, खिंचीरी वजनिका। तो ये जो अचलदास खिंचीरी वजनिका है, इसको लिखने वाला कौन है, उस आदमी का नाम है शिवदास गाढ़न, शिवदास गाढ़न। आगे और आ जाएगा शिवदास गाढ़न। तो ये जो शिवदास गार्डन है, इसने किताब लिखी है जिसका नाम है अचलदास खिंचीरी वचनिका। और उसी अचलदास खिंचीरी वचनिका से हमें घाघरों दुर्ग के पहले साके की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया आपके घाघरों दुर्ग का प्रथम साका। ऐसे ही मैं बात करता हूँ इसी घाघरों दुर्ग के अंदर दूसरा साका जो हो रहा है वो कब हो रहा है, तो बात करते हैं। देखो घाघरों दुर्ग में दूसरा साका, दूसरा साका घाघरों दुर्ग में दो ही साके हुए। एक तो हुआ था 1423 में, और ये जो दूसरा साका हो रहा है इसकी मैं बात कर लेता हूँ, वही सेम बिंदु। तो घाघरों दुर्ग का दूसरा साका कब हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो घाघरों दुर्ग का दूसरा साका हो रहा है, ये हो रहा है 1444 ईस्वी में, 1444 ईस्वी में। इस टाइम में शासक कौन था, शासक तो इसी अचलदास खिंची का एक बेटा है जिसका नाम है पालन सिंह। अचलदास खिंची और लाला मेवाड़ी का बेटा है जिसका नाम क्या है, पालन सिंह, पालन सिंह, पालन सिंह। तो ये जो पालन सिंह है लाला मेवाड़ी और अचलदास खिंची का बेटा है। वैसे ये लाला मेवाड़ी आपको पता होगा महाराणा कुंभा की बहन थी, और ये पालन सिंह महाराणा कुंभा का भांजा था। अब शासक के बाद में मैं बात करूं तो इस टाइम में आक्रमण, इस टाइम में आक्रमण किसका हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए वही मालवा का शासक है महमूद खिलजी। तो मैं यहाँ पे लिख दूं मालवा के शासक महमूद खिलजी का, मालवा के शासक महमूद खिलजी का, महमूद खिलजी का, मालवा के शासक महमूद खिलजी का। अगर सेकंड नहीं लिखा तो वो फर्स्ट ही है। और इस टाइम में आपको पता होना चाहिए पुरुषों ने क्या किया है, केसरिया। तो केसरिया किसके नेतृत्व में होगा, आप आराम से बता सकते हो पालन सिंह के नेतृत्व में। केसरिया पालन सिंह के नेतृत्व में, पालन सिंह के नेतृत्व में, पालन सिंह के नेतृत्व में, पालन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया। और महिलाएं क्या करेगी, जौहर। तो अभी बात कर लेते हैं जौहर। तो देखो जौहर, बस यहाँ पे इस पालन सिंह की पत्नी कौन थी उसका स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, जौहर में इतना ही लिख सकते हो महिलाओं ने। तो यहाँ पे जो जौहर हो रहा है वो किसने किया है, महिलाओं ने, महिलाओं ने, महिलाओं ने। बस इतना सा याद रख। घाघरों दुर्ग के अंदर दो साके हो गए। तो एक बार वापस देख लें थोड़ा सा घाघरों दुर्ग को, जो भी हमने पढ़ा था आपको आराम से याद रह जाएगा। देखो घाघरों दुर्ग अन्य नाम हो गए डोडगढ़, दुलरगढ़, सोमल जी का दौरा, मुस्तफाबाद और शाहगढ़ और गीतगढ़। स्थान कौन सा हो जाएगा, झालावाड़। निर्माण परमार वंश के राजाओं ने, अगर ये नहीं हो तो देवी सिंह खिंची ने जो एक चौहान है,
इसके अलावा देखो श्रेणी ओदक या जल दुर्ग, इसके अलावा नदियां आहू और काली सिंध नदियां, प्रवेश द्वार सूरज पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, मंदिर कौन सा हो जाएगा मधुसूदन जी का मंदिर, इसके अलावा दरगाह मीठे शाह की दरगाह, यहाँ से ये पूछने के चांसेस है। महल कौन सा हो जाएगा गागरोनी महल, और बुर्ज है राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज। राम जी के मंदिर पे हम क्या चढ़ाएंगे ध्वज, तो राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज। इसके अलावा साके दो हो गए, पहला साका 1423 में, दूसरा साका 1444 में, तो दो साके हो गए। और अब हम बात कर लेते हैं साके हुए हैं, तो इसके बाद में आपको पता होगा साकों के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, तो कोई मरे हैं तो उनकी छतरी, तो दिमाग में रखना। हालांकि यहाँ जो छतरी है वो दर्जी समुदाय के जो आराध्य देव हैं संत पीपा जी, उनकी छतरी है, तो बात कर देता हूँ छतरी में, संत पीपा जी की छतरी, संत पीपा जी की छतरी, संत पीपा जी की छतरी, तो आराम से याद रह जाएगा संत पीपा जी की छतरी। तो आपसे पूछ ले तो इस दुर्ग में छतरी किसकी है, संत पीपा जी की छतरी। इसके अलावा छतरी है तो अब हम देख लेते हैं इसी घाघरों दुर्ग के अंदर जलाशय कौन से हैं। तो जलाशयों में अगर मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करें, यहाँ अगर घाघरों दुर्ग के जलाशयों में बात करूं तो यहाँ हो जाएगी अंधेरी बावड़ी, अंधेरी बावड़ी, अंधेरी बावड़ी। वैसे याद रख लो घाघरे में क्या है अंधेरा, तो अंधेरी बावड़ी, अंधेरी बावड़ी। बस ये अंधेरी बावड़ी सीधी बावड़ियों के हिसाब से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अंधेरी बावड़ी किस दुर्ग में स्थित है, तो आप बता सकते हो घाघरों दुर्ग में। अब हम इस घाघरों दुर्ग की देख लेते हैं विशेषता, जो भी 5-4 विशेषता है इस घाघरों दुर्ग की देखते हैं विशेषता। तो बात करते हैं घाघरों दुर्ग की विशेषता में देखने का प्रयास करें। एक तो देखो इसमें इसमें हीरामन ओब्लिक घाघरोनी तोते पाए जाते हैं, घाघरोनी तोते पाए जाते हैं, घाघरोनी तोते पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जाते हैं। ये जो घाघरोनी या हीरामन तोते हैं ये मानव की तरह हूबहू आवाज निकालते हैं, तो इसमें घाघरोनी तोते पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है, ऐसा दुर्ग है जो बिना चट्टान के, जो बिना नींव के, सॉरी, जो बिना नींव के, बिना नींव के, बिना नींव के सीधा चट्टान पर निर्मित है, सीधा चट्टान पर निर्मित है, चट्टान पर निर्मित है, चट्टान पर निर्मित है। इस दुर्ग में नींव नहीं खोद रखी बिल्कुल भी, सीधा चट्टान है, उस चट्टान पे बना हुआ है। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, एक मैं नोट लिख देता हूँ। हमने पीछे जो दुर्ग पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, बिना सीमेंट व चूने के प्रयोग के निर्मित दुर्ग, बिना सीमेंट व चूने के प्रयोग के निर्मित दुर्ग, बिना सीमेंट व चूने के प्रयोग, बिना सीमेंट व चूने के प्रयोग से निर्मित दुर्ग, से निर्मित दुर्ग, निर्मित दुर्ग। तो ऐसा दुर्ग जिसमें केवल पत्थर पे पत्थर रख के बनाया गया, सीमेंट और चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो वो है सोनारगढ़ दुर्ग। और आप जानते हो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, तो ये सोनारगढ़ दुर्ग पड़ता है जैसलमेर में। तो हमने जैसलमेर में पढ़ा है सोनारगढ़ दुर्ग, उसको पीछे वाले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं। और तो बिना सीमेंट व चूने के प्रयोग के निर्मित दुर्ग, प्रयोग है ना, बिना सीमेंट व चूने के प्रयोग, बिना सीमेंट व चूने के प्रयोग से, बिना सीमेंट व चूने के प्रयोग से निर्मित दुर्ग, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखो विशेषता हम दो देख ली, हीरामन या घाघरोनी तोता पाया जाता है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के सीधा चट्टान पर निर्मित है। और अगली विशेषता मैं लिखता हूँ इसी घाघरों दुर्ग की, तो देखने का प्रयास करें। तो इसका परकोटा, इसका परकोटा, इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। इस घाघरों दुर्ग का जो परकोटा है वो क्या कहलाएगा, इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है, जालिम कोट कहलाता है, जालिम कोट कहलाता है, कहलाता है। तो आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका जो परकोटा है वो जालिम कोट कहलाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, घाघरों दुर्ग। वैसे आपको पता होगा, मैंने जब हमने सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ा था तो हमने देखा था सोनारगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो क्या कहलाता है, कमरकोट। इस सोनारगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो क्या कहलाता है, कमरकोट।
कमरकोट, कमरकोट ये सोनारगढ़ दुर्ग का परकोटा कहलाता है, लेकिन इस घाघरों दुर्ग का जो परकोटा है वो क्या कहलाता है, जालिम कोट। आपको आराम से याद रह जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, इस पर अधिकार, घाघरों दुर्ग पर इस पर अधिकार, तो कौन से लोगों का इस पर अधिकार रहा, तो क्रम से ही मैं बताता हूँ इस पर अधिकार। तो देखने का प्रयास करें, घाघरों दुर्ग पर जो अधिकार रहा है, सबसे पहले रहा था डोड परमारों का, डोड परमार। डोड परमार के बाद में और इस पर जो अधिकार रहा वो किसका रहा, तो वो रहा खिंची चौहानों का, खिंची चौहानों का। और इन्हीं खिंची चौहानों से आपको पता होगा ये जो घाघरों दुर्ग है ये किसने छीन लिया, तो वो छीना था महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी ने। दिमाग में रह जाएगा। अब महमूद खिलजी, इसके बाद में यूं तीर आगे ही रख लें आप, मैं इधर से लिख देता हूं। और महमूद खिलजी के बाद में इस पर अधिकार किसका हुआ, महमूद खिलजी से किसने जीत लिया, सांगा ने। आप समझ रहे होंगे वो उधर से ही आ रहा है। और सांगा से फिर ये आपको पता होगा, सांगा की जो विधवा पत्नी थी कर्मावती, उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह को दे दिया। तो ये किसको दे दिया था, बहादुर शाह को, बहादुर शाह। ये बहादुर शाह था गुजरात का, उस गुजरात वाले बहादुर शाह को कर्मावती ने दे दिया। इसी बहादुर शाह से किसने छीन लिया था, शेरशाह सूरी ने। तो बहादुर शाह से छीना था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। और जैसे ही शेरशाह सूरी ने छीना, तो शेरशाह के मरने के बाद में जब मुगलों का कब्जा हुआ, तो इस पर अधिकार किसका हो जाएगा, मुगलों का, मुगलों का। और ये जो मुगलों का अधिकार हुआ, तो मुगलों के अधिकार में अगर मैं बात करूं तो मुगलों का किसका अधिकार होगा, अकबर का। तो अभी बात करते हैं शेरशाह से ये किसके पास चला गया, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं अकबर, मुगलों की बजाय अकबर। और अकबर ने ये किसको दिया था, तो अभी बात करते हैं ये किसके पास आ गया, अकबर के पास। और अकबर ने ये जो दुर्ग है ये किसको दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर का था, उस पृथ्वीराज राठौड़ को, है ना, जागीर में दे दिया। और इसी के अंदर बैठे बैठे पृथ्वीराज राठौड़ ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है, वेली किशन रुक्मणी। ये चार विशेषता हो गई। अब हम अगली विशेषता देखते हैं इसी घाघरों दुर्ग की, तो वो मैं बात कर लेता हूँ, पांचवी विशेषता क्या है, तो देखने का प्रयास करें। पांचवी विशेषता देख लेते हैं। अकबर ने, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को, बीकानेर का था ये पृथ्वीराज राठौड़, जिसे डिंगल भाषा का हेरोस कहा था एलपीटिया सिटोरी ने। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को घाघरों दुर्ग, घाघरों दुर्ग जागीर में दिया, घाघरों दुर्ग जागीर में दिया, जागीर में दिया। इसके अलावा देखते हैं पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, राठौड़ ने इस दुर्ग में, इस दुर्ग में वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की, वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की, नामक ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की रचना की, रचना की, जिसे, यानी कि इस वेली किशन रुक्मणी को, जिसे, जिसे अकबर के अन्य दरबारी, अकबर के अन्य दरबारी, के अन्य दरबारी, अकबर के दरबार में रहने वाला दूसरा दरबारी, अन्य दरबारी दुरसा आढ़ा ने, दुरसा आढ़ा ने, ये अकबर के दरबार में रहता था। पृथ्वीराज राठौड़ भी अकबर का दरबारी था, और अकबर के दरबार में ये दुरसा आढ़ा भी रहता था। तो अन्य दरबारी दुरसा आढ़ा ने, दुरसा आढ़ा ने पांचवां वेद 19वां पुराण कहा, ने पांचवां वेद 19वां पुराण कहा, पांचवां वेद 19वां पुराण कहा, पुराण कहा, पुराण कहा। सुने, एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो
पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राजा कल्याणमल राठौड़ का बेटा था और अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को घाघरों दुर्ग जागीर में दिया और घाघरों दुर्ग में ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात, और बैठे बैठे पृथ्वीराज राठौड़ को एकदम लव स्टोरी सूझ गई। किसकी? भगवान कृष्ण और रुक्मणी की। आपको पता है राधा और कृष्ण की लव स्टोरी तो सब लिखते हैं, इस बंदे ने लिख दी भगवान कृष्ण और रुक्मणी की, किशन और रुक्मणी की। देखो किताब का नाम भी क्या है, वेली मतलब सहेली, किशन मतलब भगवान कृष्ण और रुक्मणी की। तो भगवान कृष्ण की जो सहेली है वो कौन है? रुक्मणी। ये लव स्टोरी लिख के और किताब लिख के और वापिस अकबर के दरबार में गया। इतने में दूर से आडा आया, दूर साडा ने कहा भाई ये क्या लाया, मिराज का पैकेट है क्या? तो इस पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा भाई मिराज का पैकेट नहीं है, ये ग्रंथ लिख के लाया हूं अकबर के लिए। दुरसा आडा उसको पढ़ने लगा, वेली किशन रुक्मणी को। इतने में दौड़ा दौड़ा अकबर आया। अकबर ने कहा क्या कर रहे हो? तो दुरसा आडा ने कहा श्रीमान ये पृथ्वीराज राठौड़ आपके लिए किताब लिख के लाया है। तो अकबर तो खुद अंगूठा छाप था। अकबर ने कहा दुरसा आडा जी पढ़ो ये किताब कैसी है और मुझे बताओ ये किताब आपको कैसी लगी। दुरसा आडा ने 2-4 दिन उस किताब को पढ़ा और पढ़ के अकबर को बताया। कहा श्रीमान हमारे हिंदुओं में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बाद में अगर कोई अच्छी किताब है, 5वां वेद है, तो वो कौन सी है? वेली किशन रुक्मणी। कहा जी हमारे हिंदुओं में 18 पुराण है, जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, डोकरा डोकरी जाने के बाद बांची जाने वाली गरुड़ पुराण। का हमारे हिंदुओं में 18 पुराण है, 18 पुराणों के बाद में अगर कोई 19वीं पुराण है तो वो कौन सी है? वेली किशन रुक्मणी। तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी दुर्ग के अंदर घाघरों दुर्ग में वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे अकबर के अन्य दरबारी दुरसाडा ने क्या कहा था? 5वां वेद, 19वां पुराण। ये 6 विशेषता हमने कुछ देख ली। अब मैं बात करता हूं इसी की, तो देखने का प्रयास करें इस घाघरों दुर्ग की विशेषता। तो देखो इसमें, इसी घाघरों दुर्ग में, इसमें इसमें शिवदास गाढ़न ने, शिवदास गाढ़न ने, एक राइटर है शिवदास गाढ़न, डाढ़न नहीं कह रहा मैं, शिवदास गाढ़न ने अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका, खींचीरी वचनिका। तो इसमें शिवदास गाढ़न ने अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी। तो ये भी एक किताब है और किसने लिखी है? शिवदास गाढ़न ने। वो कहाँ लिखी है? घाघरों दुर्ग में। आपको आराम से याद रह जाएगा। अब मैं बात करता हूं, देखो इसमें इसमें दर्जी समुदाय के आराध्य देव, दर्जी समुदाय के आराध्य देव, के आराध्य देव, आराध्य देव, आराध्य देव संत पीपाजी, संत पीपाजी, पीपाजी जिनका मूल नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, प्रताप सिंह खिंची। तो मैं कोष्टक में लिख देता हूं प्रताप सिंह खिंची, प्रताप सिंह खिंची। आपको पता होगा हमने संत संप्रदाय में पढ़ा था, इनके पिताजी का नाम था कड़ावराव खिंची, माता का नाम था लक्ष्मीवती। संत पीपाजी का जन्म हुआ, सॉरी, संत पीपाजी का जन्म हुआ, संत पीपाजी का जन्म हुआ, संत पीपाजी का जन्म हुआ, कौमा शासन किया। संत पीपाजी ने इसी दुर्ग पर शासन किया, शासन किया, शासन किया। संत पीपाजी का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ, यहां पे उन्होंने शासन किया तथा तथा यहीं उनका निधन हुआ, यहीं उनका निधन हुआ, उनका निधन हुआ, निधन हुआ। संत पीपाजी जन्मे भी यहीं, शासन भी यहीं किया और यहीं उनका निधन हुआ। अतः यहां, अतः उनकी छतरी भी, उनकी छतरी भी, पीपाजी की छतरी भी, उनकी छतरी भी इसी दुर्ग में निर्मित है, इसी दुर्ग में निर्मित है, दुर्ग में निर्मित है, निर्मित है। तो आपसे पूछ ले संत पीपाजी का जन्म कहां पे हुआ? तो वो कहां पे हुआ? घाघरों दुर्ग में। संत पीपाजी ने शासन कहां किया? घाघरों दुर्ग में। पीपाजी तो बाद में कहलाए थे। आपको पता होगा इनका वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खिंची। ये रामानंद जी के शिष्य बन गए थे, रामानंद जी के साथ में ही रहते थे। रामानंद जी ने ही प्रताप सिंह खिंची का नाम रखा था पीपा।
कहा रामानंद जी ने इनका नाम पीपा क्यों रखा? कहा जो मैंने ज्ञान दिया उसको पी और लोगों को पा, इसीलिए नाम क्या हो गया? पीपा। तो दिमाग में रखना, रामानंद जी द्वारा दिया गया नाम है संत पीपा जी। तो उनका जन्म भी कहाँ हुआ? घाघरों दुर्ग में। उन्होंने शासन भी कहाँ किया? घाघरों दुर्ग में। और उनका जो निधन हुआ वो भी घाघरों दुर्ग में। उनकी छतरी भी कहाँ बनी हुई है? घाघरों दुर्ग में, जो हमने पहले भी देख लिया। तो आपको आराम से याद रह जाएगा। ये वही प्रताप सिंह खिंची है जिन्होंने गायों की रक्षा फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था। एकमात्र संत जिन्होंने गौ रक्षार्थ फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था वो कौन थे? प्रताप सिंह खिंची। लेकिन याद रखना, ये जो संत पीपा जी हैं, मैं इनसे जुड़ी हुई एक दो बात लिख देता हूँ। संत संप्रदाय में बाकी डिटेल हमने की है, फिर भी मैं यहाँ पे नोट में एक दो बात लिख देता हूँ। देखो, आपसे पूछ ले संत पीपा जी की गुफा, पीपा जी की गुफा कई बार पूछ लेते हैं, तो दिमाग में रखो संत पीपा जी की गुफा कहाँ है, तो वो आराम से बता सकते हो आप। संत पीपा जी की गुफा है वो है टोडा गांव या टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह, ये जो टोडा रायसिंह जगह है ये कहाँ पड़ती है? तो पहले तो टोंक में थी, अब नया जिला बन गया है, उसका नाम है केकड़ी। तो इस केकड़ी जिले में आ गई है टोडा रायसिंह जो जगह है, वहां पे पीपा जी की गुफा है। एक बात कर लेते हैं, संत पीपा जी का मंदिर देखने का प्रयास करें। संत पीपा जी का मंदिर, संत पीपा जी का मंदिर, पीपा जी का मंदिर। तो संत पीपा जी का मंदिर आपसे पूछ ले तो संत पीपा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वो है समदड़ी गांव, समदड़ी गांव। और ये समदड़ी गांव कहाँ पड़ता है? तो ये समदड़ी गांव पड़ता है बालोतरा में। पहले बाड़मेर में पड़ता था, अब कहाँ हो जाएगा? बालोतरा। तो समदड़ी गांव बालोतरा के अंदर संत पीपा जी का क्या है? मंदिर। आपको आराम से याद रह जाएगा। बालोतरा में अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है, याद रखना। तो संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देव, घाघरों दुर्ग से इनका संबंध था, उसी पे इन्होंने शासन किया था। तो ये अभी हमने 8 विशेषता देखी है। और बात करूं मैं इसी संत पीपा जी से, मतलब क्या इस घाघरों दुर्ग से जुड़ी हुई, तो देखने का प्रयास करें। इस घाघरों दुर्ग में अभी तक 8 विशेषता देख ली, 9वीं विशेषता अब हम देखते हैं। तो देखो, औरंगजेब ने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने औरंगजेब ने इस दुर्ग में, औरंगजेब ने इस दुर्ग में, ये मुगल बादशाह औरंगजेब है, तो औरंगजेब ने इस दुर्ग में, औरंगजेब ने इस दुर्ग में बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, दरवाजा बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया जो आज भी बना हुआ है इस दुर्ग में, बुलंद दरवाजा। तो औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में बनवाया? तो वो याद रख लेना, बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने किस दुर्ग में बनाया? तो आप आराम से बता सकते हो, घाघरों दुर्ग में। और तो अभी एक दो विशेषता की और बात कर लेते हैं। देखो, पौराणिक मान्यता के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार, पौराणिक मान्यता अनुसार, पुरानी मान्यता है, मान्यता अनुसार, मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित, भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित, इनके जो पंडित जी थे के पुरोहित, पुरोहित पुरोहित गर्गाचारी, गर्गाचारी, भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित है गर्गाचारी, गर्गाचारी, गर्गाचारी के नाम पर, गर्गाचारी के नाम पर, नाम पर, नाम पर इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, तो भगवान कृष्ण के जो पुरोहित है गर्गाचारी, उनके नाम पर इसका नाम गर्गराटपुर, गर्गराटपुर पड़ा। और धीरे धीरे गर्गराटपुर से फिर धीरे धीरे नाम क्या हो गया? घाघरों। तो कहते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? गर्गराटपुर। और फिर ये धीरे धीरे क्या हो गया? घाघरों दुर्ग। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और बात करते हैं इसी घाघरों दुर्ग की, तो आपको पता होना चाहिए 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में जेत सिंह खिंची, 1303 ईस्वी में जेत सिंह खिंची, खिंची वंश का शासन था। तो देखो 1303 ईस्वी में जेत सिंह खिंची के समय
जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था ना 1303 में अलाउद्दीन ने, तो उसी टाइम यहाँ गागरोन का राजा था जैत सिंह खिलजी। जैत सिंह के खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, एके, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, एके ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, दुर्ग पर आक्रमण किया, दुर्ग पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। आप समझने का प्रयास करें, यहां से ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था उसी समय उसने और कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया था? 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और 1303 में ही वो घाघरोन दुर्ग पे आक्रमण करता है। और घाघरोन दुर्ग में उस टाइम राजा कौन था? तो वो कौन था? जैत सिंह खिलजी, जैत सिंह खिलजी। आपको आराम से याद रह जाएगा। इसके अलावा इस घाघरोन दुर्ग की और बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 1567 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान पर जाते समय, 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 जाते समय, जाते समय, जाते समय, जाते समय अकबर यहां ठहरा। अकबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान पर जाते समय अकबर कुछ समय, कुछ समय इस दुर्ग में ठहरा, इस दुर्ग में ठहरा। ये प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं, बाबर ने एक रात के लिए विश्राम कहाँ किया था? तो बाला किला में। तो अकबर भी यहाँ ठहरा था, अकबर कुछ समय इस दुर्ग में ठहरा, ठहरा, ठहरा। जहां, जहां अबुल फजल, जहां अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, जहां अबुल फजल के भाई, इसके बड़े भाई थे, के भाई फैजी ने, फैजी ने, फैजी ने, अबुल फजल का बड़ा भाई है जिसका नाम क्या है? फैजी, फैजी ने, जहां अबुल फजल के भाई फैजी ने अकबर से, अकबर से भेंट की, अकबर से भेंट की, भेंट की, यानी कि अकबर से जो पहली बार फैजी की जो मुलाकात हुई थी वो इसी घाघरोन दुर्ग में हुई थी। आपको पता होगा अकबर के नवरत्नों में शामिल थे अबुल फजल, और अबुल फजल का भाई था जिसका नाम क्या था? फैजी। तो फैजी ने सब सर्वप्रथम अकबर से जो भेंट की थी, मुलाकात की थी, वो किस दुर्ग में की थी? तो आप आराम से बता सकते हो, घाघरोन दुर्ग में। अकबर 1567 में आपको पता होगा चित्तौड़ को घेरता है। 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। तो 1567 में जब अभियान के लिए आ रहा था तो कुछ टाइम घाघरोन दुर्ग में रुका था, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। इससे ज्यादा यहाँ कुछ याद नहीं रखना। एक आध कोई विशेषता मैं और लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें इसी घाघरोन दुर्ग में। तो देखो, तो देखो एक विशेषता लिखता हूँ, सुनो। इसके समीप, इसके समीप, इसी घाघरोन दुर्ग के समीप, इसके समीप गिद्ध कराई, गिद्ध कराई, गिद्ध कराई पहाड़ी स्थित है, गिद्ध कराई पहाड़ी स्थित है। याद रखना, गिद्ध कराई पहाड़ी स्थित है। अभी बात करते हैं, गिद्ध कराई पहाड़ी स्थित है, सॉरी, गिद्ध कराई पहाड़ी स्थित है, स्थित है, स्थित है, जहां राजनीतिक बंदियों को, राजनीतिक बंदियों को, राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड दिया जाता था, बंदियों को मृत्युदंड दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था, दिया जाता था, जाता था। तो ये गिद्धगराई पहाड़ी अगर पूछ ले, गिद्धगराई पहाड़ी कौन से दुर्ग के समीप स्थित है? तो आप बताओगे घाघरोन दुर्ग के समीप। यहाँ पे आपको पता होगा वो गिद्ध होते थे, गिद्ध, मरे हुए आदमी का मांस खाना करना। तो यहाँ पे गिद्ध मंडराते रहते थे, इसी पहाड़ी से धक्का दे देते थे आदमी को, मृत्युदंड ऐसे ही देते थे, और फिर उसको गिद्ध नोच लेते थे। तो ये गिद्धगराई पहाड़ी घाघरोन दुर्ग के समीप ही है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये छोटी मोटी कुछ बातें। एक विशेषता मैं और लिख देता हूँ, बाई चांस कभी मतलब आपके काम आ ही जाए, इतनी जब विशेषता लिख ही ली तो एक विशेषता मैं और लिख देता हूँ। देखो, प्राचीन समय में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसके मुख्य द्वार पर,
इसके मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार पर, प्राचीन काल में इसके मुख्य द्वार पर, जो इसका मेन गेट था, इसके मुख्य द्वार पर लकड़ी से निर्मित ऊपर उठने वाला पुल बना हुआ था। ऊपर उठने वाला पुल बना हुआ था, उठने वाला पुल निर्मित था। बाई चांस ऐसा पूछ ले वह कौन सा दुर्ग था जिसमें मतलब जिसके मुख्य दरवाजे पर ऊपर उठने वाला पुल था। एक ऐसे कुछ नहीं, लकड़ी का ठूंठ होता था, उसको खींचते तो वो ऊपर चला जाता और वापस वो पैक हो जाता था। तो ऐसा एक पुल बना हुआ था, ऊपर उठने वाला पुल। वो कहाँ था? घाघरों दुर्ग में। वापस देखने का प्रयास करें। अगर घाघरों दुर्ग में बात करूं तो मोटी मोटी देखो, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को घाघरों दुर्ग जागीर में दिया था। और इसी घाघरों दुर्ग में आपको पता होगा पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा था, जिसको अकबर के यानी दरबारी दुर्साडा ने 5वां वेद 19वां पुराण का था। तो कुल मिला के देखो, पृथ्वीराज राठौड़ को घाघरों दुर्ग जागीर में मिल रहा है। पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पे वेली किशन रुक्मणी की किताब लिख रहा है। यही शिवदास गार्डन अचलदास खिंचीरी वचनी का नामक किताब लिख रहा है। पीपा जी का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, छतरी बनी हुई है। पीपा जी ने यही शासन किया था, दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले तो आपको पता होगा बुलंद दरवाजा बनाया था औरंगजेब ने, इस दुर्ग में बना हुआ है। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण के एक पुरोहित है गर्गाचारी, उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम गर्गराटपुर पड़ा था, बाद में घाघरोन हो गया था। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे जब शासक था जैत सिंह खिलजी, उस टाइम में आक्रमण किया था। और अकबर जब चित्तौड़ अभियान पे जा रहा था तो अकबर से अबुल फजल का भाई है फैजी, इसी दुर्ग में मुलाकात करता है। अकबर कुछ टाइम यहाँ रुकता है और इसके पास ही गिद्धकराई पहाड़ी है जहां लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था। और प्राचीन काल में इसके मुख्य द्वार पर लकड़ी से ऊपर उठने वाला ऐसा पुल निर्मित था। तो ये कुछ हमने घाघरों दुर्ग की चर्चा की, और बाकी जो दुर्ग है उनकी बाकी हम कल चर्चा करेंगे। आज हमने 2 दुर्ग पढ़े हैं, एक तो है मांडलगढ़ और एक है घाघरों दुर्ग। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। एक चीज हाँ मैं आपको इतना बता दूं, दुर्ग सारे डालूंगा मैं, आप चिंता मत करें, पूरी चीजें मैं डालूंगा, बढ़िया तरीके से डालूंगा। लेकिन एक मतलब इतनी सी बात बता दूं कि दिन भर मेरी क्लासें होती है, कई बार मेरे कोई निजी काम हो जाते हैं, इस वजह से कभी मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँ, तो वो एक अलग बात होती है। बाकी मेरा ये प्रयास रहेगा, मैं आपको सारे सब्जेक्ट इस पे निःशुल्क डालूंगा, आप भरोसा रखें। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। ओके, थैंक यू।